भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट भरत कुमावत, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच। संविधान के 77वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई संप्रेषित करता हूं। और जैसा कि बाबूजी चतर सिंह जी ने कहा है कि यश वर्णन हो वे न झटे, यश वर्णन हो वे न झटे, वा धरती मर जाए, सूर सती और सूरमा ई ओझल हो जाए। साथियों, जिन गुणों को हम बढ़ाना चाहते हैं उनका गुणगान करना चाहिए, करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। इसी अवसर पर मैं इस परम पवित्र संविधान दिवस के उपलक्ष्य में चाहता हूं कि हम सभी इस बात को अनुभव करें, इस बात का ज्ञान प्राप्त करें, बोध प्राप्त करें कि आज़ादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को या फिर संविधान की स्थापना के साथ ही 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के साथ ही एक 200 वर्षों का गुलामी का कालखंड समाप्त नहीं हो गया है। क्योंकि जैसा कि अभी इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय व्याख्यान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को रेखांकित किया, इंगित किया कि 1835 से लगातार 15 अगस्त 1947 तक इस देश के जो सनातन परंपरा थी, जो संस्कृति थी, जो विरासत थी, जो यहाँ का भाईचारा था, जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी, उनके दमन का काम हुआ। और कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों ने, विदेशी साम्राज्यों ने भारत की इसकी अपनी व्यवस्था को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कानून बनाकर भारत की व्यवस्थाओं को अवैध बनाया गया, जिससे कि यहाँ के शासन हमें दबा सके। लेकिन भारत के देश, जिसे देवभूमि कहा है, देश के लालों ने, देश के नागरिकों ने, देशभक्तों ने, यहाँ के समाजों ने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और विदेशी शासन का प्रतिकार किया, लगातार किया, जिसमें हजारों लाखों अनाम शहीद हुए। कुछ सैकड़ों के नाम, हजारों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों में अंकित है, लेकिन ऐसे अनाम नीम के ईंट स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त नागरिकों का कहीं पता नहीं है। फिर भी भारतीय संविधान की स्थापना के साथ इस देश में एक नया सवेरा उदित हुआ। इस देश को अपनी स्वयं की व्यवस्थाएं मिली। 15 अगस्त 1947 को तो अंग्रेजों ने घोषणा की कि अब हम भारत को आजाद कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्थाएं नहीं दी। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यहां से जब शासन समेटा तो एक ऐसा षड्यंत्र के साथ वो लौटे कि आजादी के पहले ही इस देश का बंटवारा करवा दिया, इस देश के टुकड़े कर दिए। और आजादी के समय ये घोषणा करके गए कि जो भी रियासतें हैं उन सबको आज़ाद कर दिया, कि जिनकी मर्जी हो जो स्वतंत्र रहे, जिसकी मर्जी हो पाकिस्तान में मिले, जिसकी मर्जी हो हिंदुस्तान में मिले, और वो सबको एक तरह से युद्ध की, गृह युद्ध, आंतरिक गृह युद्ध के कगार पर छोड़कर गए। इसी मंशा के साथ गए कि भारत टुकड़े टुकड़ों में खंडित रहे, बटा रहे, और यहाँ लड़ाई झगड़े होते रहे, जिससे कि तृतीय पक्ष को हमेशा से यहाँ के मामलों में टांग अड़ाने का मौका मिलता रहे। लेकिन धन्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल, धन्य है भारत के स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माता
जिन्होंने कि अंग्रेजों की इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और भारत को एक अखंड राष्ट्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया। तथापि कश्मीर सहित, कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित कुछ ऐसे विवाद, जख्म भी आज़ादी के साथ हमें मिले। आप भी सोच रहे होंगे कि अब हम आज़ाद हो गए हैं तो आज ये सब बातें करने की क्यों ज़रूरत है। साथियों, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इस बात की ओर ध्यानाकृष्ट करने के लिए अति आवश्यक है कि अभी भी हमारे देश के प्रति कर्तव्य बाकी हैं। कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी चीजें जो आज भी हमारी रगों को दुखा रही है, कुरेद रही है और हमें गुलामी का एहसास करा रही है। इन्हीं परंपराओं में से एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको रेखांकित किया इंडियन एक्सप्रेस के व्याख्यान में कि 1835 में मैकाले, जो कि ब्रिटेन की संसद का एक सांसद था, उसको भारत भेजा कि आप भारत में जाएं और इस प्रकार से एक रिपोर्ट बनाएं कि हम स्थायी रूप से भारत पर शासन कर सकें और हमारे लिए भारत एक आर्थिक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी रहे। इस मंतव्य के साथ मैकाले को भेजा और मैकाले भी पूरे भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम घूमते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत का भ्रमण किया और बड़ा ही आश्चर्य प्रकट किया कि भारत में उन्हें भिखारी नहीं मिले, अपराधी नहीं मिले और भारतीय जनमानस परंपरागत रूप से इतना सुदृढ़, संस्कारित, अनुशासित और समृद्ध जीवन जी रहे थे कि वहां कोई भिखारी नहीं मिला किसी को। तो उन्होंने प्रथमतया यह व्यक्त किया कि यह असंभव है कि भारत पर स्थायी रूप से शासन स्थापित किया जा सके, क्योंकि बहुत ही ब्रिटेन की तुलना में बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ का क्षेत्रफल है, जनसंख्या भी यहाँ कई गुना ज़्यादा है। तो ऐसे समय में भौतिक रूप से तो ये संभव नहीं है कि ब्रिटेन भारत पर शासन कर सके। लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट में एक प्रस्ताव दिया, एक प्रक्रिया दी, एक योजना दी कि यदि भारतीयों को जो परंपरा से शिक्षित हो रहे थे, जो परंपरा से समृद्ध हो रहे थे, जो परंपरा से कौशल प्राप्त कर रहे थे, रोजगार का साधन प्राप्त कर रहे थे और सुव्यवस्थित एक सिविल जीवन था, उसको बढ़ाने वाली जो परंपराएं हैं, यदि भारत को उन परंपराओं से वंचित कर दिया जाए और ब्रिटेन की परंपराओं को भारत की नसों में, जनमानस में, समाज में, प्रशासन में, सरकार में यदि बढ़ावा दिया जाए तो भारतीय जनमानस को अंग्रेज बनाया जा सकता है। वो शरीर से काले रहेंगे लेकिन उनकी प्रवृत्तियां, वृत्तियां, उनके संस्कार सब अंग्रेजों के समान होंगे, जिससे कि ब्रिटेन का आर्थिक साम्राज्य फलता फूलता रहेगा। क्योंकि मूलतः तो वो यहाँ व्यापार करने ही आए थे, व्यापारी थे, वो समाज सेवी तो थे नहीं जो भारत में से समाज सेवा करने आए, वो व्यापारी थे। तो उनका हित व्यापार और आर्थिक उपार्जन तक, अर्थव्यवस्था सशक्त करने तक ही उनका जो है वो मंशाएं थी। तो उस मैकाले की बात को मानकर मैकाले को ही ये जिम्मा दिया गया सरकार द्वारा और मैकाले ने यहाँ की बच्चों को और यहाँ के नागरिकों को भारतीय व्यवस्था परंपरा से काटने के लिए
सरकार बनाकर यहाँ के लोगों को प्रलोभन के माध्यम से, सरकारी तनख्वाहों के माध्यम से, सरकारी नियम कायदों से बांधने के माध्यम से समाज से काटने का सुझाव दिया। और दूसरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को नए कानून बनाकर अवैध घोषित करने का सुझाव दिया। और भारत को बच्चों को मिशनरी शिक्षा, जो कि ब्रिटेन में अनाथ बच्चों को दी जाती है, जो माँ बाप बच्चों का पालन पोषण नहीं करते हैं और अनाथ छोड़ देते हैं, उन बच्चों को जो मिशनरी शिक्षा दी जाती है, उसी तर्ज पर यीशु कुल की स्थापना करके उनकी परंपरागत शिक्षा से काट के, संस्कृति से काट के अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। और नौकरियों के लिए सस्ते श्रमिक, सस्ते कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए उन्हें शिक्षा दी जाए। इसी तरह के कुछ सुझाव दिए और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उनके सारे सुझावों को मानते हुए भारत की व्यवस्थाओं को संपूर्ण रूप से तहस नहस करते हुए उन अनुशंसाओं को माना और एक नई व्यवस्था की जिम्मेदारी बनाने की जिम्मेदारी उनको दी। और तभी से इस भारत की सनातन व्यवस्थाओं को स्थायी रूप से गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने 1835 से लेके लगातार 1947 15 अगस्त तक भारत पर शिकंजा बना के रखा, यहाँ के नेताओं पर शिकंजा बना के रखा, यहाँ के लोगों में लालच जगाया, उन क्रांतिकारियों को कांग्रेस पार्टी बनाकर, कांग्रेस संगठन बनाकर गुलामी की ट्रेनिंग दी, सीख दी कि मांगो, मांगने से मिलेगा, क्रांति मत करो, अपनी व्यवस्थाओं की बात मत करो, सौदेबाजी करो। तो उन्होंने 1885 में एटा के कलेक्टर ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और भारतीयों को व्यवस्थित रूप से मानसिक गुलाम बनाए रखकर प्रशासन के मातहत उनको दबाने की प्रक्रिया शुरू की। और भारत के विद्वानों को ब्रिटेन में ले जाकर वकालत की शिक्षा दी। उनके वहाँ उनमें हीन भावना भरी गई, क्योंकि उस समय भारत के पास कोई विधिक व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेजी विधिक व्यवस्था नहीं थी, उससे भी समृद्ध व्यवस्थाएं थी। तो भारतीयों में भी हीन भावना भरी। गिफ्ट देकर, उपहार देकर, लालच देकर, पद देकर और अंग्रेजी प्रशासन, अंग्रेजी सरकार में प्रतिष्ठाएं देकर, उपाधियां देकर, सम्मान देकर जैसे तैसे भारत के लोगों को अंग्रेजी व्यवस्थाओं की ओर मोड़ा और उनमें अंग्रेजी परंपराएं, संस्कार डाले। तो साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही आह्वान किया और 2035 तक उस मैकाले की द्वारा जो व्यवस्थाएं इस देश में थोपी गई, स्थापित की गई, जबरन उनको परंपरा में लाया गया, भारतीय जनमानस को दबाकर उसको पुनः स्थापित करने का संकल्प भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया, जो 2035 में वो कह रहे हैं कि 2035 तक करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि देखिए, केवल सरकारों की ही जवाबदारी नहीं है, सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? राजतंत्र में राजा जिम्मेदार, लोकतंत्र में कौन जिम्मेदार? तो हम नागरिक ही जिम्मेदार हैं। तो साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस 77वें संविधान स्थापना दिवस पर आप सभी संकल्प लें कि हम सभी संविधान में दिए हुए अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। और जहां भी कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, वहां न्यायिक सक्रियता दिखाएंगे
और इस देश को उन शहीदों और संविधान निर्माताओं के स्वप्नों का देश बनाएंगे, स्वर्णिम भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।